नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है अपने योगी सर के साथ योगी की पाठशाला में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 की सीरीज चल रही थी। 2/3 पार्ट इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स और आपके डी-बाय-हकल खरगोश, इन सब चीजों को हम लोग खत्म कर चुके हैं। आज का लेक्चर 3rd पार्ट से शुरू हो रहा है, जो कि मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई, नीट, कॉम्पिटिटिव, हर जगह इस पार्ट से सवाल आते ही आते हैं। आधे लोगों ने बहुत सही गेस करा है। आज का टॉपिक है गैल्वेनिक सेल्स। मतलब आज हम लोग गैल्वेनिक सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल कैसे कंस्ट्रक्ट करा जाता है, गैल्वेनिक सेल कैसे काम करा जाता है और गैल्वेनिक सेल की क्या रिप्रेजेंटेशन है, उस पर बात करेंगे। तो आप लोग बहुत अच्छे से हेडिंग डाल सकते हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल का दूसरा नाम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और कुछ बच्चे इसको डेनियल सेल के एग्जाम्पल की तरह भी याद कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है मेरा? गैल्वेनिक सेल, या फिर मेरा इलेक्ट्रो केमिकल सेल। और इसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया यार? डेनियल सेल। जो आप लोग कॉमनली देखते हो वो कौन सा सेल होता है? डेनियल सेल होता है। गैल्वेनिक सेल एक ऐसा डिवाइस होता है, प्लीज ध्यान से देखना, एक ऐसा डिवाइस होता है जो मेरी केमिकल एनर्जी को, कौन सी एनर्जी को? केमिकल एनर्जी, जो कि मेरी कौन सी रिएक्शन में निकलती है? रिडॉक्स रिएक्शन में। प्लीज, एक केमिकल एनर्जी या एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जो कि कैसा होता है मेरा? रिडॉक्स प्रोसेस होता है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। ऐसे केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? आप लोगों की इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा 10 से लिंक करूं और एक बीकर में कॉपर सल्फेट ले लूं, क्या ले लूं? एक बीकर में यार मैंने क्या ले लिया? कॉपर सल्फेट ले लिया, उसमें जिंक ग्रैन्युल्स डाल दिए, तो क्या होता था? ZnSO4+Cu, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ब्लू कलर का सोल्यूशन कलरलेस सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता था और बीकर गर्म हो जाता था। दैट मीन्स जब भी एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है तो एक एनर्जी रिलीज हुई, एक एनर्जी लिबरेट हुई। अब मैं उसी एनर्जी को एक डिवाइस की हेल्प से किसमें कन्वर्ट करने वाला हूं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो बेसिक आइडिया यही था कि केमिकल एनर्जी इन अ रिडॉक्स रिएक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय द हेल्प ऑफ अ डिवाइस नोन एज गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कमर्शियली एक एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो डेनियल सेल इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कि गैल्वेनिक सेल काम कैसे करता है या गैल्वेनिक सेल का सेटअप कैसे लगाया जाए। तो प्लीज आइए देखते हैं। आइडिया आप लोगों को क्लियर है? मैं एक रिडॉक्स रिएक्शन की हेल्प से जो एनर्जी निकलती है, केमिकल एनर्जी, उसको किसमें कन्वर्ट करने वाला हूं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो प्लीज ध्यान से देखना, रिडॉक्स रिएक्शन एक कपल प्रोसेस है, इसीलिए मैं 2 बीकर लेने वाला हूं। एक बीकर में ऑक्सीडेशन होगी, दूसरे बीकर में रिडक्शन होगी, और जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उससे मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करवा लूंगा। सिंगल बीकर में ट्रांसफर कराना मुश्किल है, ये चीज याद रखना। सिंगल बीकर में रिडॉक्स हो जाती है, तभी तो आप लोग Zn चुप डाल देते थे, बट उसके जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं मैं निकाल पाऊंगा। तो प्लीज मेरे को कितने बीकर्स लेने हैं? 2 बीकर, रिडॉक्स को कपल प्रोसेस की तरह काम करवाने के लिए। रिडॉक्स एक कपल ही होता है पर अलग अलग बीकर्स में कराऊंगा। एक बीकर में हाफ सेल ऑक्सीडेशन कराऊंगा, एक बीकर में हाफ सेल रिडक्शन कराऊंगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, क्या बात बोली? कितने बीकर लिए मैंने यार? 2 बीकर्स। एक बीकर ये ले रखा, एक बीकर ये ले रखा। तो मतलब मेरा जो गैल्वेनिक सेल है वो 2 कंपार्टमेंट सेल है, हाफ ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन। अभी देखते हैं कहां ऑक्सीडेशन होती है, कहां रिडक्शन होती है। सबसे पहले मैंने 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस लिए। क्या लिए यार? 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिए। पहला सॉल्यूशन लिया ZnSO4 का, जिंक सल्फेट का। ठीक है, दूसरा मैंने जो सॉल्यूशन लिया वो लिया यार मेरा कॉपर सल्फेट का। अच्छा, एक चीज पहले ही क्लियर कर देता हूं, इन दोनों की कंसेंट्रेशन सेम है और वो भी मैंने कितनी रखी है? 1 मोलर। स्टैंडर्ड कंडीशंस पे मैं सेल बना रहा हूं। ठीक है, आगे चल सकता हूं? चलिए,
अब जिंक सल्फेट में मैंने किसकी रॉड डिप करी यार, ध्यान से देखना, ये रॉड किसकी है, मेरी जिंक की रॉड है, ठीक है। कॉपर सल्फेट लिया, कॉपर सल्फेट में किसकी रॉड डिप करी यार मैंने, कॉपर की रॉड डिप करी, ठीक है। कॉपर सल्फेट में किसकी रॉड डिप करी मैंने यार, कॉपर की रॉड डिप करी। और इन दोनों को कनेक्टिंग वायर यूजिंग अ वोल्ट मीटर, आप लोग एमीटर भी इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे तो ये पता चलना चाहिए कि दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल कितना जनरेट हुआ जब मैंने एक रिडॉक्स रिएक्शन कराई। अगर पोटेंशियल जनरेट हो रहा है दैट मींस मेरा करंट फ्लो होगा ही होगा, ठीक है। तो प्लीज आप लोग ध्यान से देखना, मैंने क्या करा, कोई बैटरी नहीं ली, कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल मैंने नहीं लगाया, मैंने सिंपल दो अलग अलग इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिए, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट। जिंक सल्फेट में जिंक की इलेक्ट्रोड डाली, कॉपर सल्फेट में सिंपल कॉपर की इलेक्ट्रोड डाली, ठीक है। ये मेरी कनेक्टिंग वायर्स है और ये मेरा है वोल्ट मीटर, ठीक है। अब ध्यान से देखना, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है जिंक सल्फेट एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो कैसे टूटेगा, जिंक सल्फेट विल डिसोसिएट एज Zn2+ प्लस SO4 2 नेगेटिव, ये ऐसे टूटेगा। कॉपर सल्फेट कैसे टूट रहा होगा यार, अंदर ही अंदर Cu2+ प्लस SO4, मतलब इसके अंदर कॉपर के भी आयंस होंगे और सल्फेट के भी आयंस होंगे, ये तो मानते हो ना यार, इसके आयंस तो होंगे ना, कॉपर 2+ और SO4 2 नेगेटिव के, ये इलेक्ट्रोलाइट है, प्लीज आयनिक स्टेट में तो रहेगा। चलो अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने जिंक को जिंक सल्फेट में डाला, ये जिंक की रॉड थोड़ी सी टूटी, मतलब टूटने का मतलब है ये जिंक किसमें कन्वर्ट हुआ, फटाफट जिंक ने क्या करा, जिंक सॉलिड, ये वाला जो मेरा जिंक सॉलिड है वो फटाफट किसमें चेंज हुआ, Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये वाली रॉड धीरे धीरे टूटकर क्या रिलीज करने लगी, Zn2+, और यहां पर कौन बाहर आने लगे, मेरे इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये वाली जो इलेक्ट्रोड है या ये वाला जो कंपार्टमेंट है ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया और इसने क्या करा, फटाफट Zn2+ रिलीज करने शुरू करे सॉल्यूशन में और इलेक्ट्रॉन्स यहां से छोड़ने शुरू करे। तो यहां पर क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्लीज जिंक Zn2+ में गया, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करूं तो 0 से 2+ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई, ऑक्सीडेशन स्टेट कम से ज्यादा हुई, मतलब जिंक की क्या हुई, ऑक्सीडेशन, नहीं तो आप यहां से देख सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो प्लीज यहां पर क्या हुई मेरी, ऑक्सीडेशन, मतलब जिंक को, जब जिंक की इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट में डाला तो क्या हुई, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए, यहां से इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करे, प्लीज ध्यान से देखना, यहां से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स चलना शुरू करें, पार करें, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हुई, इलेक्ट्रॉन्स यहां से चले, मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी, यहां पर हायर पोटेंशियल था, अब वहां गए तो वहां पे क्या हो गया, मेरा लोअर पोटेंशियल है, अब इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आकर खड़े हो गए, एक्चुअल में खड़े नहीं होते, इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली खा भी लिए जाते हैं, बट आप लोग थोड़ी देर के लिए ऐसी सिचुएशन समझिए कि यहां पे इलेक्ट्रॉन खड़े हो गए, अब जब तक इलेक्ट्रॉन को कोई खाएगा नहीं रिडॉक्स प्रोसेस पूरा नहीं होगा, यहां से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हो गया, पर जब तक कोई इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं करेगा तब तक रिडॉक्स प्रोसेस पूरा नहीं होगा। तो अब ध्यान से देखना यार, कितनी स्पीशीज हैं इलेक्ट्रॉन्स को खाने के लिए। पहले कॉपर कहता है कि मेरी इलेक्ट्रोड है, मैं शहंशाह हूं, मेरी इलेक्ट्रोड है, मेरी इलेक्ट्रोड के पास इलेक्ट्रॉन है, मैं खा के देखता हूं, तो चलो आओ खिला के देखते हैं। कॉपर को चलो 2 इलेक्ट्रॉन खिला लिए या 1 इलेक्ट्रॉन खिला लिया तो कॉपर 2 नेगेटिव आ गया, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, सिंपल कॉपर कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता। सल्फेट से पूछा कि भाई तू खाएगा, कहता बिल्कुल नहीं, मेरे पास भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, पहले रिपेल करेंगे हम, तो बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो प्लीज यहां पर कौन बचा, इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, मैं दोबारा बता देता हूं, प्लीज ध्यान से देखना, इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में कॉपर की इलेक्ट्रोड थी इलेक्ट्रॉन खाने के लिए, दूसरा कौन पड़ा था, Cu2+ के आयंस पड़े थे, और नेक्स्ट कौन पड़ा था, SO4 2 नेगेटिव के आयंस पड़े थे। तो सबसे पहले कॉपर ने खाने की कोशिश करी, नहीं खा पाया, सल्फेट ने बिल्कुल नहीं खा पाया, तो हमें पता है दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। तो Cu2+ फटाफट इस इलेक्ट्रोड के पास गए, इलेक्ट्रॉन्स को खाया, तो क्या हुआ, Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव Cu सॉलिड। थोड़ी देर के बाद ये इलेक्ट्रोड वहां से टूटनी शुरू हुई और यहां पर
कॉपर डिपॉजिट होना शुरू हो गया। तो आप लोगों ने देखा कि इस इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन हुई, इस इलेक्ट्रोड में क्या हुई, मेरी रिडक्शन हुई। मतलब जिंक को जब उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप करा तो उसने ऑक्सीडेशन करी, कॉपर को जब उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप करा तो उसने रिडक्शन करी। ठीक है, ऑक्सीडेशन करने वाली टर्मिनल क्या कहलाई जाती है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। ये टर्मिनल क्या हो गई मेरी यार, एनोड। और रिडक्शन करने वाली टर्मिनल क्या कहलाई जाती है, कैथोड। देखो माथा घूम गया, अभी घूमेगा, नहीं घूमा तो। अब ध्यान से देखना, मैंने टर्मिनल का बता दिया कि यार एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे रिडक्शन होती है। अब आधे बच्चे कह रहे हैं कि भैया चार्ज भी बता दो, कौन से टर्मिनल पे, एनोड पे तो पॉजिटिव लिख दूंगा, कैथोड पे तो नेगेटिव लिख दूंगा। भाई साहब यहां पर बैटरी नहीं है, आप अपनी मर्जी से या एक्सटर्नल पोटेंशियल जो मेरा बैटरी है उसकी मर्जी से थोड़ी चार्ज लिख पाओगे। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पर वापस आओ, 1 मिनट का ब्रेक लो, आंख बंद करो और देखो वहां पर बैटरी थी। तो जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा था उसको पॉजिटिव बोला था, जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे जुड़ा था उसको नेगेटिव बोला था। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एनोड, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कैथोड, तो वहां कोई दिक्कत ही नहीं थी। यहां तो बैटरी नहीं है। यहां टर्मिनल्स कैसे डिसाइड करें, और एक्चुअल में टर्मिनल्स ऐसे ही डिसाइड होते हैं कि जो प्रोसेस हो रहा हो, जिंक में ऑक्सीडेशन हो रही हो तो एनोड, कॉपर पे रिडक्शन हो रही हो तो कैथोड। अब चार्ज देखते हैं, ध्यान से देखना। जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है या जहां से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू करते हैं, चाहे वो बैटरी हो, चाहे वो कुछ भी हो, कहीं भी हो यार, जहां पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, जहां पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू करते हैं, वो वाला टर्मिनल मेरा नेगेटिव टर्मिनल होता है। और जहां पर इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं वो वाला टर्मिनल मेरा पॉजिटिव टर्मिनल होता है। अब मत्था घुमा, वहां पर एनोड पॉजिटिव था, यहां पर एनोड नेगेटिव है, रटना नहीं है प्लीज। इसीलिए मैं पहले ही समझा सकता था कि यार यहां पे टर्मिनल उल्टे हो जाते हैं, नहीं यार, आप पहले चीज समझिए कि यहां पर ऑक्सीडेशन हुई, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए, चार्ज डेंसिटी ज्यादा थी। एनोड इसीलिए हुआ क्योंकि ऑक्सीडेशन हुए, नेगेटिव चार्ज इसीलिए आया क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी। कैथोड इसीलिए क्योंकि रिडक्शन हुआ, पॉजिटिव क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वहां से यहां ट्रेवल कर आ रहे हैं। तो आई होप टर्मिनल्स के बारे में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव टर्मिनल होता है और ये कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है। देखो अभी एक ट्रिक दे दूंगा, कंफ्यूजन भी मिट जाएगी। ठीक है, वहां सब कुछ बैटरी चलाती है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल तो ये भी पॉजिटिव, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल तो भी नेगेटिव। यहां बैटरी है ही नहीं, यहां हमें प्रोसेस से देखना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज चलते हैं। थोड़े टाइम के बाद, मतलब इनिशियली जब आपने ये सेल सेटअप करा तो वोल्ट मीटर में फ्लक्चुएशन आई, मतलब वहां पर कुछ ना कुछ रीडिंग आई। ठीक है, पर थोड़े से टाइम के बाद, मतलब बहुत थोड़े से टाइम के बाद सेल काम करना बंद कर देता है। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि भैया ये वाली जो इलेक्ट्रोड थी हो सकता है ये पूरी की पूरी टूट गई हो या इसका कांटेक्ट इस सॉल्यूशन से हट गया हो। मैं आप लोगों को अभी क्लियर कर देता हूं, अभी भी इलेक्ट्रोड्स दोनों जगह बची हैं। ठीक है, अभी भी ये पूरी इलेक्ट्रोड डिकम्पोज नहीं हुई, ये इलेक्ट्रोड अभी भी सॉल्यूशन के अंदर ही है। प्लीज, अभी भी इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन के अंदर है, अच्छी खासी इलेक्ट्रोड बची हुई है, पर सेल अब काम करना बंद हो गया। अब ऐसा क्या हुआ? अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो सेल में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। अब आधे लोगों के सर के ऊपर से बात गई, तो आओ चीज समझते हैं ये सेल इनिशियल स्टेज पे बंद क्यों हुआ। अब क्या हुआ, अब जिंक Zn2+ छोड़ रहा था और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था, इलेक्ट्रॉन्स उठकर वहां जा रहे थे। सिंपल, Cu2+ इलेक्ट्रॉन खा रहा था, कॉपर में चेंज हो रहा था, रिडक्शन हो रही थी, एक रिडॉक्स रिएक्शन पूरी हो रही थी और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था इनिशियल स्टेजेस पे। पर जरा से टाइम के बाद ये सेल काम करना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। अब देखते हैं वो कैसे। यहां से जिंक टूटकर किसमें चेंज होता है यार, किसमें चेंज हो रहा है? Zn2+ में। अब जिंक टूटता गया, Zn2+ में आ गया। एक टाइम ऐसा आया यहां पर इसकी कंसेंट्रेशन क्या हो गई मेरे बच्चों? एक्सेस में हो गई। अब ये एक्सेस में हो गई। अब क्या हुआ, जैसे ही जिंक ने Zn2+ बनाया और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा, सेम टाइम पे अंदर वाले Zn2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन खा लिए।
मतलब ये यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और यहां अंदर वाले Zn2+ इलेक्ट्रॉन खा रहे हैं। मतलब Zn2+ इतना ज्यादा हो गया कि अब ये Zn से Zn2+ के जैसे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, Zn से Zn2+ आता है, वापस इलेक्ट्रॉन को बुला लेता है। मतलब इनका दबदबा इतना ज्यादा है कि अब जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन छूटेंगे ये वापस उनको खींच लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन यहां से अब ट्रेवल ही नहीं होंगे। आओ अब इस साइड समझते हैं। यहां पर सारे Cu2+ जितने डिपॉजिट होने थे डिपॉजिट हो गए, कॉपर में चेंज हो गए। अब कौन बढ़ गया यहाँ पे? SO4 2-, SO4 2-। यहां पर सल्फेट एक्सेस में हो गया। अब जैसे ही सल्फेट एक्सेस में हो गया ये Cu2+ को जाने ही नहीं देगा आगे, और कहता जितने चले गए चले गए। वैसे तो Cu2+ मेरा कपल था ना यार, अब आ जाओ तुम वापस। यहां से Zn2+ इलेक्ट्रॉन्स को छूटने नहीं दे रहे क्योंकि ये यहां पे एक्सेस में है। यहां पे SO4 2-, Cu2+ को जाने नहीं दे रहे। तो क्या हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बंद हुआ, यहां से छूटना बंद हुआ, यहां से खाना बंद हुआ। मतलब इलेक्ट्रॉन्स की ट्रेडिंग बंद हो गई। ऐसा समझ लो इंडिया और पाकिस्तान में दुश्मनी हो गई कि इंडिया कह रहा मैं यहां से इलेक्ट्रॉन छोड़ूंगा नहीं, पाकिस्तान कह रहा मैं खाऊंगा भी नहीं। दोनों में ईगो इश्यूज आ गए, दोनों की अपना अपना इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लिया। तो अब इंडिया और पाकिस्तान की दुश्मनी खत्म कौन कराएगा? ओबामा। अब ध्यान से देखना, ओबामा को बुलाने जा रहा हूं। एक क्या था सबसे मेन प्राइम काम, क्या था कि अगर मैं इन एक्सेस आयंस को न्यूट्रलाइज कर दूं, भाई दुश्मनी इन्हीं की वजह से तो उठी। अच्छा खासे स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन जा तो रहे थे। ये जो एक्सेस आयंस है, यहां पे Zn2+ एक्सेस में है, यहां पर कौन एक्सेस में है? मेरे सल्फेट एक्सेस में है। मैं इनको खत्म कर दूं, इनको न्यूट्रलाइज कर दूं, इनको कम कर दूं कैसे भी, तो मेरा सेल फिर से काम करना शुरू कर देगा। तो मैं अब ओबामा जी को दोस्ती के लिए बुला कर लाता हूं। तो ओबामा जी क्या करते हैं, केवल देखो ओबामा जी संत आदमी हैं ना, खा लेकर आए थे, मतलब कुछ भी चीज इनकी छेड़खानी नहीं करेंगे। खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, पर अपने साथ कुछ कुछ चीजें लेकर आते हैं वो कि भाई दोस्ती कराने के लिए जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं ले आऊंगा, पर मैं तुम दोनों के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ध्यान देना प्लीज। ओबामा जी एक यू शेप इन्वर्टेड ट्यूब होते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से देख लो। ओबामा जी एक यू शेप इन्वर्टेड ट्यूब होते हैं। इस इन्वर्टेड ट्यूब का नाम केमिस्ट्री क्या कहती है? ओबामा मत लिखाना, सॉल्ट ब्रिज। और इस सॉल्ट ब्रिज में कुछ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। जैसे क्या क्या ले सकते हो आप? KCl ले सकते हो, KNO3 ले सकते हो, और आप क्या ले सकते हो? NH4 NO3। इन सब में से एक कोई कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लो। अगर इनका कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन नहीं लेना तो एक आप सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट प्रिपेयर करोगे, अगर जेलेटिन और इनमें से किसी एक को लेकर। तो या फिर आप इनकी सॉलिड स्टेट में इनको ले सकते हो अगर के साथ मिक्स करके, या तो इनकी कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लो। कंसेंट्रेटेड नहीं लेना तो सॉलिडिफाइड इलेक्ट्रोलाइट ले लो जिसमें आपको अगर और जेलेटिन मिक्स करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप क्या ले सकते हो? इनका अगर विद जेलेटिन सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, मैंने कुछ लिमिटेड ही इलेक्ट्रोलाइट्स लिखे, सारे इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं लिखे। ऐसा नहीं है, आप कुछ भी यूज कर सकते हो इसके अंदर। 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो, सोचो। KCl ले लिया, NaCl ले लिया, जबकि तुमने पढ़ा है KCl NaCl भाई बंधु होते हैं। KCl ले लिया, NaCl नहीं लिया। इस पर गौर करेंगे अभी थोड़ी सी देर बाद, दिमाग सोचते रहना इस चीज को। तो अब हमने क्या करा, एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब इंट्रोड्यूस कर दी। पहली चीज समझना, ये इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब का नाम सॉल्ट ब्रिज है। ओबामा मत लिख देना, सॉल्ट ब्रिज है। दूसरी चीज समझना, ये एक इन्वर्टेड ट्यूब इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करेगी। मतलब इसके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो इसके अंदर खुद के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो इन दोनों के साथ कोई डिस्टरबेंस नहीं करेंगे। मतलब इन दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के साथ ये वाले इलेक्ट्रोलाइट्स रिएक्ट नहीं करेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, ये एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है। अब इनर्ट है तो फिर काम कैसे करेगी? ध्यान से देखना। कहते हैं सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, मैं KCl का एग्जांपल ले लेता हूं। यहां पर कौन एक्सेस में था? Zn2+। यहां पर कौन एक्सेस में था? SO4। अगर मैं यहां से Zn2+ खींच लूं और यहां से SO4 2- खींच लूं, ध्यान से देखना,
यहां से Zn2+ अपनी तरफ बुला लूं और यहां से SO4 अपनी तरफ बुला लूं, तो क्या होगा, यहां पर आयंस कम हो जाएंगे, Zn2+, जो एक्सेस आयंस थे वो न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाएंगे, तो मेरा सेल फिर से काम करना शुरू कर देगा। तो ऐसा ही होता है, KCl में Cl नेगेटिव इस साइड फ्लो करता है और इस Zn2+ को बुलाता है, यहां पर K पॉजिटिव से कौन आता है अट्रैक्ट होकर, SO4 2 नेगेटिव, और ये लोग आपस में आयन Zn2+ और SO4 2 नेगेटिव न्यूट्रलाइज होते हैं। यहां से Zn2+ फ्लो करेगा, यहां से SO4 2 नेगेटिव फ्लो करेगा। कहने का मतलब है यहां से यहां कैटायन फ्लो करेगा, यहां से यहां कौन फ्लो करेगा यार, आपका एनायन फ्लो करेगा। प्लीज ध्यान से देख लेना, यहां से यहां कैटायन फ्लो करेगा, यहां से यहां एनायन फ्लो करेगा। सॉल्ट ब्रिज ने सबसे बढ़िया काम करा, जिनकी वजह से दिक्कतें आ रही थी उनको न्यूट्रलाइज कर दिया। तो नोटबुक उठाओ और पहला लिखो फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ द सेल। क्या बात बोला, टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ द सेल। इसने क्या करा, सेल के एक्सेस आयंस को न्यूट्रलाइज करा। दूसरा फंक्शन, इसने सर्किट को कंप्लीट करा। इसने क्या करा, सर्किट को कंप्लीट करा। तीसरा फंक्शन अभी भी बता देता हूं, ठीक है, सीबीएसई एनसीईआरटी में नहीं यूज होता, ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को भी कम करता है। सुनो समझो, अगर मैं ये सॉल्ट ब्रिज ना लेता और दोनों इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन को बहुत पास रख लेता, वहां पर क्या होता है, जब भी दो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन बहुत पास होते हैं, ठीक है, तो वहां पर एक जंक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाता है ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ आयंस। अगर मैं डायरेक्ट माइग्रेशन कराऊंगा तो जंक्शन पोटेंशियल आ जाएगा, मतलब कुछ पोटेंशियल यहां पे भी डेवलप होना शुरू हो जाएगा। अगर सॉल्ट ब्रिज ना हो तो जो वोल्ट मीटर में रीडिंग आएगी वो कम आएगी, क्योंकि कुछ पोटेंशियल यहां यूज हो रहा है। तो ये सॉल्ट ब्रिज तीसरा फंक्शन क्या करता है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को कम करता है। पहला, न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, एक्सेस ऑफ आयंस को न्यूट्रलाइज करता है। दूसरी चीज, सर्किट को कंप्लीट करता है। तीसरी चीज, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को कम करता है। सॉल्ट ब्रिज एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब होती है, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह काम करती है। इसके इलेक्ट्रोलाइट्स इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के साथ कोई छेड़खानी नहीं करते, इनके रिस्पेक्ट में ये लोग इनर्ट होते हैं। KCl, KNO3, अमोनियम नाइट्रेट, इन सब का कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन ले सकते हो। अगर इनका कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन नहीं लेना तो इनकी सॉलिड फॉर्म को अगर और जेलेटिन में मिक्स करके एक सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट भी आप इसमें ले सकते हो। अब दूसरा सवाल, भैया आपने KCl ले लिया, NaCl नहीं लिया। ध्यान से समझना, अगर मैं NaCl और KCl में कंपेयर करूं, या मैं बोलूं मैं कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें लेता हूं, तो इनके कुछ स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ये वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिनमें कैटायन और आयन का जो रेडियस है वो लगभग सेम होता है। उससे क्या होता है, जो इनकी मूवमेंट है, K पॉजिटिव की यहां से लाना, Cl नेगेटिव की यहां से लाना, प्लीज उन सब की मूवमेंट बिल्कुल सेम, मतलब साइमल्टेनियसली K पॉजिटिव यहां जाना चाहिए, Cl नेगेटिव इस साइड माइग्रेट करके इनको न्यूट्रलाइज करवाएगा। ठीक है, यहां से इसको पिक करके लेकर आएगा, यहां से सल्फेट को लेकर आएगा। अगर ये अलग अलग जाएंगे, मतलब Na पॉजिटिव अगर मैं यहां पे NaCl लेता तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की साइज में डिफरेंस है, और उस साइज की डिफरेंस होने की वजह से उनकी मोबिलिटी में डिफरेंस आ जाता। मतलब Na पॉजिटिव की मोबिलिटी अलग हो जाती, Cl नेगेटिव की मोबिलिटी अलग हो जाती। तो मुझे ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स लेने हैं जिसका रेडियस कैटायन और एनायन का लगभग सेम हो और उसकी आयनिक मोबिलिटी में कोई फर्क ना आए। इसीलिए मैंने KCl लिया, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। सिमिलरली KNO3 लिया और NH4NO3 लिया। दूसरी चीज, आपको इलेक्ट्रोलाइट इनर्ट भी लेना है कि मतलब इन सोल्यूशन के साथ भी कांटेक्ट में वो कोई रिएक्शन ना दिखाए। तो प्लीज बार बार बोल रहा हूं, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज आते ही आते हैं। पहला फंक्शन, टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ द सेल। ठीक है, कैसे न्यूट्रलाइज करता है, जो एक्सेस ऑफ आयंस हैं उनको न्यूट्रलाइज करता है, उनके एक्सचेंज करवाकर। ठीक है, दूसरी चीज क्या करता है, ये आपका सर्किट कंप्लीट करता है। तीसरा, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को कम करता है। 3 पॉइंट समझ आए। अब ध्यान से देखना है, ओवरऑल रिएक्शन बना देता हूं और फिर बढ़िया एक चीज सिखाता हूं, ट्रिक, जाके आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है,
ओवरऑल रिएक्शन बनाते हैं। ये एनोड की रिएक्शन है, ये मेरी कैथोड की रिएक्शन है। ओवरऑल रिएक्शन बनाता हूं, प्लीज ध्यान से देखना। Zn से Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये मेरी एनोड की रिएक्शन हो गई। कैथोड की रिएक्शन क्या हो गई मेरी, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Cu। जब मैं इसको ऐड करूंगा, ध्यान से देखना, ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा मेरा, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। ये मेरी ओवरऑल सेल रिएक्शन आ गई, एक ओवरऑल सेल रिएक्शन आ गई रिडॉक्स की। अब हम लोगों ने एक मिनट फटाफट देखो क्या सीखा। एनोड से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, इसीलिए एनोड पे चार्ज नेगेटिव है और यहां पर ऑक्सीडेशन है। भाई ऑक्सीडेशन जहां होती है उसको एनोड बोलते हैं, बट जो टर्मिनल्स डिसाइड होते हैं वो वही डिसाइड होते हैं जहां पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। यहां पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा थी एनोड पर, तो ये नेगेटिव बना, ये कैथोड बना। कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये बात सच है, कोई भी सेल हो, चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो चाहे गैल्वेनिक सेल हो, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगी। जो टर्मिनल्स हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, जहां इलेक्ट्रोलिसिस हो रही थी, जहां बैटरी का काम हो रहा था, वहां बैटरी डिसाइड करती है। यहां पर बैटरी नहीं, यहां पर प्रोसेस डिसाइड करता है। ठीक है, इतनी चीज समझ आई, छाप लो, देख लो। इलेक्ट्रॉन्स कहां से फ्लो करते हैं प्लीज। कैटायन का मैंने बता दिया, कैटायन कल को पूछ ले, कैटायन कहां फ्लो करता है। कैटायन का फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ होता है, एनायन का फ्लो कैथोड से एनोड की तरफ होता है। पर ज्यादातर यहां पर एक चीज और पूछते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहां से होता है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहां से होता है, देखो एनोड से कैथोड की तरफ, यहां से इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं एनोड से कैथोड की तरफ, उल्टा कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, तो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट आई यहां फ्लो करेगा। प्लीज इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो करेंगे, करंट ऐसे फ्लो करेगा। आई होप मैंने आप लोगों को गैल्वेनिक सेल और उसकी वर्किंग कुछ हद तक समझा दी है। नहीं समझ आई कोई बात नहीं, एक बार वीडियो को दोबारा देखना, नोट्स बनाना, मेरे को पिंक करना। ठीक है, इतना पार्ट समझ आया, आगे चलो। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, एनोड समझ आ गया, कैथोड समझ आ गया। अब इसको मिटाने जा रहा हूं, देख लो। तो आप लोगों को सॉल्ट ब्रिज समझ आया, सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन समझ आए। मेन काम था कि सॉल्ट ब्रिज एक्सेस आयंस, वहां पर कैथोड पर जो सल्फेट था, एनोड पे जो जिंक था, उनको न्यूट्रलाइज करता है। सॉल्ट ब्रिज के इलेक्ट्रोलाइट्स खुद पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है, खुद रोल में नहीं आते, मतलब उनकी कंसेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, और एक सॉल्ट ब्रिज जो है वो खुद भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो केवल आयंस की मूवमेंट कराता है, जिससे आपकी न्यूट्रलिटी मेंटेन हो, सर्किट कंप्लीट हो। और सॉल्ट ब्रिज यूज करने से मेरा लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट नहीं होता, जिसकी वजह से मेरा जो सेल है उसमें मैक्सिमम आउटपुट मुझे मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। चलो, क्या सेल रिएक्शन थी। अब मैं आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन समझाना चाहता हूं और एक ट्रिक। ठीक है, सेल रिएक्शन क्या थी मेरी, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स Cu प्लस Zn2 प्लस। इतनी चीज मानते हो, यही तो रिएक्शन थी यार। ठीक है, Zn से Zn2 प्लस जाना इज योर ऑक्सीडेशन। तो ये टर्मिनल कौन सा बनेगा यार मेरा, एनोड। ये तो मानते हो यहां पे जिंक ने एनोड का काम करा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये वाला काम क्या है, Cu2 प्लस से Cu जाना, दिस इज माय रिडक्शन। तो मतलब जो कॉपर सल्फेट वाला कंपार्टमेंट था उसने क्या करा, क्या बिहेव करा मेरा कैथोड। और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है यहां पर एनोड पे टर्मिनल कौन सा होता है, नेगेटिव। कैथोड पे टर्मिनल कौन सा होता है, पॉजिटिव। अब ध्यान से देखना, कंफ्यूजन मिटाने के लिए एक चीज समझाने जा रहा हूं। बड़ा बड़ा लोन, LOAN, कोई भी आपको सेल दे दे, चलो कोई भी आपको क्या दे दे, सेल रिएक्शन दे दे या सेल समझा दे, और आपसे पूछ ले कौन सा टर्मिनल क्या बिहेव करेगा, या आपको अपने माइंड में रखना है क्या बनाऊं, किसका टर्मिनल कैसा हो, तो प्लीज ध्यान देना, L यहां पर होता है लेफ्ट,
मतलब गैल्वेनिक सेल में जो लेफ्ट टर्मिनल होता है ओ से होती है ऑक्सीडेशन, मतलब वहां पर कौन सा प्रोसेस चल रहा होगा, ऑक्सीडेशन का। जो लेफ्ट टर्मिनल है वहां पे कौन सा प्रोसेस चल रहा होगा, ऑक्सीडेशन का। और ऑक्सीडेशन वाला टर्मिनल कौन सा बनता है मेरा यार, एनोड। वहां पर एनोड, उसको एनोड कंपार्टमेंट बोलते हैं, एनोडिक टर्मिनल बोलते हैं। और उस पर चार्ज कौन सा होगा, याद रखना, नेगेटिव। तो ये लोन आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होने देगा। लोन केवल गैल्वेनिक सेल में अप्लाइड है। मतलब आज का जो मैंने सेल समझाया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में मत लगाना। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तो दिक्कत होती नहीं, वहां बैटरी जो कहते हैं हम वो काम कर देते हैं। यहां पर चीज समझना कि लोन क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। ये आपकी सेल रिएक्शन है। आप सेल रिएक्शन से भी पता लगा सकते हो लोन का यूज करके। अब देखो, जहां ऑक्सीडेशन हो रही है तो लोन लगाएंगे, वो लेफ्ट टर्मिनल होगा, उस पर ऑक्सीडेशन हो रही है, एनोड बनेगा और नेगेटिव होगा। ये थी आपकी सेल रिएक्शन, ये था आपका लोन। अब मैं सेल की रिप्रेजेंटेशन समझाता हूं कि सेल आप लोगों को रिप्रेजेंट कैसे करना है। लोन समझ आ गया, ध्यान से देखो। अब ध्यान से देखना, सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कि अगर कल को रिप्रेजेंटेशन आ गई गैल्वेनिक सेल की तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहले लेफ्ट टर्मिनल पे बात करते हैं। लेफ्ट टर्मिनल पे ऑक्सीडेशन होती है और एनोड, तो लेफ्ट टर्मिनल पे ऑक्सीडेशन हुई, Zn किस में चेंज हुआ, Zn2+ में। ऐसे ही तो करा आपने, लेफ्ट टर्मिनल पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुई ना, तो आपने क्या करा, सबसे पहले आप सेल की क्या कर रहे हो, ये रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सेल रिप्रेजेंटेशन में लेफ्ट टर्मिनल से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट टर्मिनल पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुई, Zn किस में चेंज हुआ, Zn2+ में चेंज हुआ। फिर बीच में हमारा क्या था यार, सॉल्ट ब्रिज, रिप्रेजेंटेड बाय 2 डंडीज। उसके बाद राइट टर्मिनल पे रिडक्शन हुई, है ना। अब लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन हुई तो राइट पे रिडक्शन हुई, तो कॉपर 2+, वहां पे किसमें चेंज हो गया था यार, कॉपर में। ध्यान से देख लो, ये सेल की बेसिक रिप्रेजेंटेशन है। लेफ्ट टर्मिनल कौन सा टर्मिनल है मेरा, एनोड, नीचे लोन लिखा हुआ है। एनोड वाला टर्मिनल पे क्या होती है मेरी, ऑक्सीडेशन, और चार्ज कौन सा होता है उस पे, नेगेटिव। मतलब टर्मिनल का जो इलेक्ट्रोड पे चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा। ये क्या है मेरा यार, कैथोड। यहां पे मेरी क्या होती है, रिडक्शन, और चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव। प्लीज आप लोगों को यहां से यहां आना और यहां से यहां आना बहुत अच्छे से आना चाहिए। मतलब कल को अगर सेल दे दे तो सेल की रिएक्शन बनानी आनी चाहिए, और सेल की रिएक्शन दे दे तो सेल बनाना आना चाहिए। देखो कोई दिक्कत है नहीं। जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, Zn से Zn2+ क्या, तो हमें पता है लोन के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, सब कुछ ऐसा कर दिया। बीच में 2 डंडी लगाई, राइट हैंड साइड वाले पे रिडक्शन हो रहा होगा। रिडक्शन कौन कर रहा है, कॉपर 2+ से इसमें जा रहा है, कॉपर एक डंडी से सेपरेट कर दिया। अच्छा, अब यहां से यहां जाना है तो कुछ मत करो, जो चीज लिखी है उसको इलेक्ट्रॉन्स के साथ बैलेंस कर दो। देखो यहां से यहां जाना सिखाता हूं, क्या लिखा है, Zn से Zn2+ जा रहा है, तो Zn से क्या जा रहा है, Zn2+। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया है, 2 इलेक्ट्रॉन का। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडाइज हो रहा है ना। Zn से Zn2+, क्या ऐसी कॉपर से कहां गया, कॉपर 2+। कॉपर 2+ ने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन खाए कॉपर। अगर इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं हो रहे तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना क्लास 11 की रिडॉक्स से। यहाँ इलेक्ट्रॉन बैलेंस है, सीधा सीधा ऐड करके ये क्वेश्चन बन गई। तो प्लीज हाथ जोड़कर विनती है, सेल से सेल रिएक्शन बनाना और सेल रिएक्शन से सेल बनाना काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी आज की ये लोन, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाली है आगे जाकर, ठीक है। आप लोगों ने आज क्या क्या बातें सीखी, गैल्वेनिक सेल कैसे काम करता है, गैल्वेनिक सेल की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये लोन, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, लोन का फंडा सीखा आपने, ताकि आप लोग सेल बनाते समय, सेल को दिमाग में रखते समय कंफ्यूज ना हो जाए। अब एक पॉइंट पे और डिस्कशन कर लेते हैं। मेरे पास बच्चों के लास्ट ईयर भी बहुत सारे डाउट्स यही आए थे कि भैया आपने अपनी मर्जी से जिंक को एनोड पे लिया और अपनी मर्जी से कॉपर को कैथोड पे लिया, हमें सपने थोड़ी आएंगे। प्लीज तुम्हें कोई सपना नहीं आने वाला। मैं आप लोगों को चीजें सिखाऊंगा कि किसको एनोड पे लिया जाए और किसको कैथोड पे लिया जाए। ये तो मैंने एक डेनियल सेल का एक बेसिक एग्जांपल लिया जिसमें जिंक ऑक्सीडाइज होता है और कॉपर रिड्यूस होता है। इनिशियली अगर तुम्हें एक जवाब लेना है या अपने मन में रखना है तो ऐसा समझ लो, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा था इसलिए मैंने ऑक्सीडेशन करवाई उससे,
कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा था जिंक के कंपैरिजन में, तो मैंने उससे रिडक्शन करा। अभी के लिए इतना समझना, आगे जाकर तुम्हें सेल बनाना भी सिखाऊंगा कि अगर तुम्हारे पास दो चीजें हैं, दो मैंने इलेक्ट्रोड्स दे दी, तो किसको एनोड पे रखो और किसको कैथोड पे रखो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, तो तुम सेल भी बना लोगे, अपनी मर्जी से सेल बनाना। ठीक है, आज आप लोगों ने गैल्वेनिक सेल सीखा, गैल्वेनिक सेल की रिप्रेजेंटेशन सीखी, लोन का फंडा सीखा, सेल रिप्रेजेंट करना सीखा, सेल से सेल की रिएक्शन, सेल की रिएक्शन से सेल, ये आना चाहिए। डेनियल सेल सीखा। अच्छा, एक डेनियल सेल कुछ नहीं होता, बिल्कुल एक सेम सेटअप होता है, बट उसको एक पोरस पॉट में कर देते हैं, मतलब एक पॉट बाहर रखते हैं, दूसरा पॉट अंदर रखते हैं, उसमें कोई सॉल्ट ब्रिज नहीं होता, सॉल्ट ब्रिज का काम पोरस पॉट करता है। बुक्स खोल लेना, डेनियल सेल का मस्त मीठा मीठा डायग्राम मिल जाएगा, सेम वही चीज होती है। जिंक सल्फेट एनोड पे, कॉपर सल्फेट कैथोड पे, उसमें सल्फेट की माइग्रेशन होती है थ्रू पोरस पॉट, वहां पर सॉल्ट ब्रिज नहीं लेते, क्योंकि सेल आपको कॉम्पैक्ट बनाना होता है ना, दो अलग अलग होता, वो भी 2 कंपार्टमेंट सेल है। तो डेनियल सेल इसका एक एग्जांपल था। डेनियल सेल में वही चीज, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट 1 मोलर होते हैं, और आपकी जो इलेक्ट्रोड्स होती हैं वो जिंक और कॉपर की होती है, और सल्फेट की माइग्रेशन होती है थ्रू पोरस पॉट। जो काम सॉल्ट ब्रिज कर रहा था इतने बड़े सेटअप में, वो मैंने पोरस पॉट से करा लिया, क्योंकि मुझे केवल आयंस की माइग्रेशन करनी है, न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का एक छोटा सा टास्क है। ठीक है, इस संडे मोदी जी ने कोई टास्क दिया नहीं, मैं टास्क दे देता हूं। तो आप लोगों के पास एक छोटा सा टास्क ये है कि आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो कि मेरा आज गैल्वेनिक सेल है, इसके डिफरेंस करेंगे। मेन डिफरेंस आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में लेके जाता है, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में लेके जाता है। एक में एक्सटर्नल पोटेंशियल चाहिए होता है, एक में एक्सटर्नल पोटेंशियल नहीं चाहिए होता। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम नॉन फीजिबल को, मतलब जिसका डेल्टा जी पॉजिटिव है, उसमें करंट डालकर उसको फीजिबल कराते हैं, मतलब एक्सटर्नल पोटेंशियल से वो रिएक्शन होती है। इसमें डेल्टा जी नेगेटिव है, मतलब ये सारी रिएक्शंस जो गैल्वेनिक सेल में हो रही हैं वो सारी फीजिबल हैं। उसमें एक ही तरीके का आप लोग इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हो, एक से ज्यादा भी यूज कर सकते हो, पर इसमें आपको 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, तो आपको ये सारे पॉइंट्स सम अप करने हैं। ये आपका एक छोटा सा टास्क है। इसको पढ़ना, नेक्स्ट लेक्चर न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि सेल को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। ये तो मैंने आपको वर्किंग सिखाई सेल की, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को सिखाया जाएगा कि सेल को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, अगर आप लोगों को 2 पोटेंशियल का डेटा दे दिया जाए। और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से बात भी करूंगा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, उसको यूज कैसे करे जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। घर रहें, सेफ रहें। थैंक यू।